डोसा किंग राजगोपाल बेसिकली तमिलनाडु के तोतीकोरिन का रहने वाला था। इसके माँ बाप प्याज की खेती करते थे और ये उनकी इकलौती संतान था। प्याज की खेती ही इस परिवार की इकलौती आय थी और ये बात है कुछ 1973 की। राजगोपाल का खेती में मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर मद्रास यानी कि चेन्नई आ गया। चेन्नई के केके नगर में उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, जो उसने कुछ 8 साल तक चलाई। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई। उस ज्योतिषी ने उसको सलाह दी कि वो किराने की दुकान छोड़कर एक रेस्टोरेंट खोले तो उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। ज्योतिषी के कहे अनुसार राजगोपाल ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका नाम उसने दिया सरवना भवन। इस रेस्टोरेंट में इसने डोसा, इडली, वड़ा और पूरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जब हमारे देश के लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने का सोचते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी राजगोपाल ने यह रिस्क लिया। उसने पूरी, इडली, डोसा और वड़ा बनाने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया और मसाले भी वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करता था। शुरुआत करते समय उसने एक थाली की कीमत रखी सिर्फ 1 रुपये, जिसके चलते उसको पहले महीने में ही 10,000 रुपये की पहाड़ जैसी रकम का नुकसान हुआ। मगर राजगोपाल इस घाटे से हतोत्साहित नहीं हुआ और ना ही उसने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। पी राजगोपाल की मेहनत आखिरकार रंग लाई और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि चेन्नई शहर में कोई भी बाहर खाने का प्रोग्राम बनाता तो उसके मन में सबसे पहले सरवना रेस्टोरेंट का ही नाम आता। मुनाफे को देखते हुए उसके स्टाफ को भी अच्छी सैलरी मिलने लगी थी। वो अपने कर्मचारियों का खास ख्याल रखता था और निचले दर्जे के कर्मचारियों को भी मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देता था। इसी सब के चलते उसका स्टाफ उसको बहुत सम्मान देता था और उसको अन्नाची यानी कि बड़ा भाई कहकर बुलाता था। उसके कर्मचारी उसको भगवान की तरह पूजने लगे थे। उसका कारोबार अब चरम पर था और इसी वजह से उसकी उसके जोशी की तरफ आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने अपने रेस्टोरेंट की चेन खोलनी शुरू कर दी और वो समय आ गया जब लोग उसको उसके नाम से न जानकर डोसा किंग के नाम से जानने लगे। जोशी के कहने पर ही राजगोपाल ने खाली सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और माथे पर एक बड़ा सा चंदन का टीका लगाने लगा था। वो इस ज्योतिषी को भगवान का दर्जा देता था और उसकी फ़ोटो अपने रेस्टोरेंट में लगा के रखता था। ज्योतिषी जो भी इससे कहता था राजगोपाल वही करता था। 20 साल के अंदर राजगोपाल का सरवना भवन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो गया था। भारत के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इटली और रोम में भी सरवना भवन के आउटलेट्स खुल गए थे। रुपयों में खेलने वाले डोसा किंग ने समय के साथ 2 शादियां भी की, मगर दोनों ही बार उसकी पत्नियां उसको छोड़कर चली गईं। कहते हैं सफलता को सही से नहीं परखोगे तो वो बर्बादी लेकर आती है। ऐसा ही कुछ राजगोपाल के साथ भी हुआ। उसके पास अकूत संपत्ति थी, मगर वो गृहस्थी को तरसता था। इस बार फिर से उसने अपने ज्योतिष से सलाह ली और ज्योतिष ने उसको तीसरी शादी करने की सलाह दी। राजगोपाल शादी करने को तैयार था, मगर सवाल ये था कि 50-55 की उम्र में कौन सी लड़की उससे शादी करेगी। राजगोपाल के पतन की कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से। शादी को लेकर उसका टकराव जीव ज्योति से हुआ, जो कि राजगोपाल की ही कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट मैनेजर रामास्वामी की बेटी थी। जीव ज्योति का पति शांता कुमार ट्रेवल का बिजनेस शुरू करना चाहता था और इसके लिए उसको एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी। उसके पिता से उसकी अनबन थी, जो कि थाईलैंड में रहते थे, जिसकी वजह से जीव ज्योति राजगोपाल के पास रुपए मांगने चली गई। उस समय जीव ज्योति 25-26 साल की थी और खूबसूरत थी। उसको राजगोपाल ने पहली बार देखा और उसको देखता ही रह गया। उसी समय उसने जीव ज्योति को अपनी तीसरी पत्नी बनाने की ठान ली, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जीव ज्योति पहले से ही शादीशुदा थी। ये जीव ज्योति और उसके पति शांता कुमार की लव मैरिज थी। शांता कुमार एक प्रोफेसर था जो कि जीव ज्योति को ट्यूशन पढ़ाने आता था। शांता कुमार चेन्नई के वेलाचेरी का रहने वाला था। पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर आखिरकार दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। ये बात है सन 1999 की, जब इन दोनों की शादी हुई थी। इन दोनों ने लंबे समय तक इस राज को दबा कर रखा, मगर आखिरकार जीव ज्योति के पिता रामास्वामी को इनके बारे में पता चल ही गया। उनको पहले से ही शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि शांता कुमार एक क्रिश्चियन था जबकि जीव ज्योति ब्राह्मण। इन दोनों की शादी को लेकर लंबे समय तक घर में टेंशन का माहौल रहा और फिर आखिरकार रामास्वामी तंग आकर थाईलैंड चले गए और वहीं जाकर बस गए। सुना जाता है कि वो थाईलैंड में सरवना भवन का एक आउटलेट मैनेज करते थे। इन दोनों की शादी के कुछ समय बाद शांता कुमार की नौकरी छूट गई।
इसके बाद उसने अपना बिजनेस करने का सोचा, मगर उसके लिए उसको तगड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। शांता कुमार जानता था कि जीव ज्योति के पिता राजगोपाल के कर्मचारी हैं, इसलिए उसने जीव ज्योति को राजगोपाल से कुछ रुपए उधार मांगने को कहा। जीव ज्योति के रुपए उधार मांगने पर राजगोपाल ने उतनी रकम जीव ज्योति को दे भी दी और उसके बाद शांता कुमार ने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। मगर राजगोपाल के मन में जीव ज्योति बस गई थी और वो उससे शादी करने का प्लान बनाने लगा। उसने जीव ज्योति को महंगे महंगे गिफ्ट भेजना शुरू कर दिए। राजगोपाल के इस पैंतरे को ना तो जीव ज्योति समझ रही थी और ना ही शांता कुमार, मगर जल्दी ही उन दोनों को राजगोपाल के दिमाग में चलने वाली इस नीति का पता चल गया। असल में राजगोपाल ने एक दिन जीव ज्योति को अपने ऑफिस में बुलाया, खूब आवभगत की और फिर दिल की बात उसके सामने रखी। उसने जीव ज्योति को बोला कि वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ शादी कर ले। ये प्रपोजल सुनकर जीव ज्योति बुरी तरह से भड़क गई और उसने उसको खूब उल्टा सीधा सुनाया और वहां से निकल गई। राजगोपाल ने जीव ज्योति को महंगे गिफ्ट भेजना जारी रखा, जिसके चलते समय के साथ वो राजगोपाल पर और ज्यादा सख्त हो गई थी। जीव ज्योति ने राजगोपाल को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, मगर उसका राजगोपाल पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक रसूखदार और ऊंची पहुंच वाला इंसान था। आखिरकार शांता कुमार ने जीव ज्योति के साथ शहर छोड़ने का प्लान कर लिया, मगर इससे पहले कि शांता कुमार और जीव ज्योति चेन्नई छोड़ पाते, राजगोपाल अपने 5 साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचा और जीव ज्योति को धमकी दी कि वो शांता कुमार को छोड़ दे, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। जीव ज्योति पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ और जीव ज्योति ने उसके मुंह पर ही मना कर दिया। ज्योति के मना करने के बाद राजगोपाल के 5 आदमियों डेनियल, कार्मेगन, हुसैन, काशी, विश्वनाथ और पट्टू रंगन ने शांता कुमार को जबरदस्ती एक कार में बिठाया और उसको केके नगर के राजगोपाल के पुराने गोदाम पर ले गए। ये सब कुछ जीव ज्योति के सामने हुआ था, जिसके बाद उसने कई बार केके नगर थाने में राजगोपाल और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, मगर उसका केस दर्ज ही नहीं किया गया। कई दिन बीत गए, मगर शांता कुमार की वापसी नहीं हो पाई। जीव ज्योति के लिए चिंता का विषय था कि इतने दिन में उसके पति के साथ क्या क्या किया होगा। इस अपहरण के 14वें दिन यानी कि 12 अक्टूबर को शांता कुमार किसी तरह से अपने अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से भाग लिया और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास जा पहुंचा। शांता कुमार की पूरी बात सुनकर कमिश्नर सख्ते में थे। उन्होंने केके नगर के थानेदार को फटकार भी लगाई और उसके बाद पुलिस को यह केस दर्ज करना ही पड़ा। केस दर्ज होने के बाद राजगोपाल बुरी तरह से चिढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ शांता कुमार और जीव ज्योति थोड़े से निश्चिंत हो चुके थे। उनको लगा था कि अब राजगोपाल कुछ ही नहीं करवा पाएगा, मगर 6 दिन बाद एक बार फिर से शांता कुमार को राजगोपाल ने अपहरण करवा लिया। इस अपहरण के बाद वो फिर से जीव ज्योति पर शादी का दबाव डालने लगा। शांता कुमार का कोई पता नहीं चल पा रहा था और इस बार 14 दिन बाद 31 अक्टूबर 2001 को कोडाई कनाल के टाइगर चोला जंगल में शांता कुमार की बॉडी मिली। जीव ज्योति सदमे में थी। उसका पुलिस पर से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उसने अदालत की शरण लेने का फैसला किया। कोर्ट का फैसला जीव ज्योति के पक्ष में आया और अदालत में राजगोपाल और 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। केस दर्ज होने के बाद राजगोपाल फरार हो गया था, मगर कुर्की होने के डर से 23 नवंबर को उसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। उसके बाकी 5 साथियों को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। करीब 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद 15 जुलाई 2013 को पी राजगोपाल को बेल मिल गई। राजगोपाल के बाहर आते ही जीव ज्योति एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गई और इस बार केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 2004 में सेशन कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने अपहरण और हत्या की कोशिश में राजगोपाल और अन्य 5 को 10-10 साल की कैद सुनाई। जीव ज्योति को इस फैसले से तसल्ली नहीं हुई और इसने हाई कोर्ट में अपील दी, जिसका फैसला अगले 5 साल में आया। 19 मार्च 2009 को हाई कोर्ट जस्टिस भानुमति और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने इसे हत्या और हत्या की साजिश का मामला करार देते हुए सभी आरोपियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इस बार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, मगर इस साल 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राजगोपाल को 7 जुलाई तक सरेंडर करने का आदेश दे दिया। राजगोपाल का पासा अब पलट चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी और 7 जुलाई को सरेंडर से पहले 4 जुलाई को वडापलानी स्थित विजया हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अस्पताल में उसको ऑक्सीजन का मास्क भी लगा दिया गया था। 7 जुलाई बीतने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई कि वो गंभीर रूप से बीमार है और उसको थोड़ी सी मोहलत दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राजगोपाल ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान कभी भी इस तरह की बीमारी का जिक्र नहीं किया, इसलिए उसकी अपील नहीं मानी जा सकती। अगले दिन 9 जुलाई को
राजगोपाल एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंचा, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। मगर अगले 10 दिन तक जेल में रहने के बाद उसकी हालत सच में बिगड़ गई और 19 जुलाई को राजगोपाल का निधन हो गया। राजगोपाल की मृत्यु के बाद केस की कार्रवाई बंद कर दी गई, जबकि बाकी 5 आरोपी जेल की सजा काट रहे हैं।